Friends, I am Sudhanshu Singh. Today we are going to discuss about MPSC combined exam pattern, syllabus and book list. This is the very basic video for those who are preparing for MPSC combined exam. First, pre-exam. Pre-exam consists of 100 question, 100 marks and 60 minutes. If you will qualify pre-exam, then mains exam. Mains exam you will have 400 marks of 200 question. And third, physical. Physical is only for selected post. And fourth, interview. Interview is also for selected post. अब हमें समझना होगा कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी का कंबाइन एग्जाम है, जैसे हमें पता है वो 100 मार्क्स का होता है प्रीलिम्स, ठीक है। अब उसमें कितने सब्जेक्ट है, तो टोटल उसमें 7 सब्जेक्ट्स है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो सबसे पहले हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, थर्ड सब्जेक्ट साइंस, फोर्थ वन करंट अफेयर, फिफ्थ सब्जेक्ट एप्टी एंड रीजनिंग, सिक्स्थ वन इकोनॉमिक्स and last one is पॉलिटी। अभी तक कैसा होता था ना कि 2022 तक ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स के फिक्स रेशियो थे। जैसे कि ये ऊपर के जितने 6 सब्जेक्ट है ना, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके सिलेबस में था, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, ठीक है। और ये पॉलिटी था 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। लेकिन अभी ये जो रिसेंटली का एग्जाम हुआ 2023 का, उसमें कुछ चेंजेस देखने मिल गए, क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए। जैसे कि पॉलिटी के 15 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए थे, तो क्या ये आगे ऐसे ही पूछे जाएंगे? इसके लिए अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी एमपीएससी के थ्रू नहीं आया हुआ है। सो अब स्टार्ट करते हैं एक एक सब्जेक्ट देखने के लिए। और फर्स्ट सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने हमने देखा कि 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब लेकिन हिस्ट्री का डिवाइड हो चुका है कि हिस्ट्री कैसे पूछता है ये एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री पूछता है एग्जाम के अंदर, और दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक एक करके हम लोग दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। अब एक चीज आपको समझना होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत वास्ट है। ये चीज आपको कब पता चलेगी कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है? तो जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तब उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या चीज पढ़ना है। तब मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे मैंने कुछ एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको ब्रिटिश के टाइम का आप थोड़ा देख सकते हो, ब्रिटिश रूल का, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो ब्रिटिश रूल। और सेकंड है जो अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें कौन कौन से 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो आपको देखना है। फिर थर्ड टॉपिक इसकी आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देन फोर्थ वन आता है इसका पीट एक्ट 1784। फिर उसके बाद में फिफ्थ वन आता है चार्टर एक्ट 1830। और हर 20-20 साल पे चार्टर्ड एक्ट आए थे। तो फिर उसके बाद सिक्स्थ वन सेकंड चार्टर्ड एक्ट कब आएगा? 1833 में। और फिर उसके बाद में थर्ड चार्टर्ड एक्ट कभी आया था? 1853। अब ये यहां से आपको समझो ब्रिटिश रूल से आपने स्टार्ट किया, ये आपने चार्टर्ड एक्ट तक देख लिया। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है? 1857 का रिवॉल्ट, 1857 का रिवॉल्ट। यहां तक तो आपको बेसिक एकदम पढ़ना है। फिर आपको और चीज इसके अंदर समझनी है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद फिर आपको क्या देखना है। तो फिर उसके बाद आपको 3 फेज हुए जो अपने मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फेज माने जाते हैं, 1885 से लेकर 1905, जिसको हम लोग मॉडरेट फेज बोलते हैं। और ये कांग्रेस का फेज माना जाता है। कांग्रेस मतलब स्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस 28 ऑफ दिसंबर 1885, यहाँ कांग्रेस ये डेट पे स्टैब्लिश हुई थी। फिर 1885 से 1905 मॉडरेट फेज। फिर 1905 से 1920 तक ये जो फेज होता है ये तिलक एरा भी बोला जाता है और एक्सट्रीमिस्ट फेज जो बोला जाता है। फिर उसके बाद 1920 से आपको कहां तक देखना है? 1947 तक। फिर हमें क्या देखना था? 1885 से 1905, 1905 से 1920, and last one is from 1920 to 1947. And this phase is called as moderate phase, and this phase is called as extremist phase,
एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज गांधीयन एरा, बिकॉज गांधी जी उस टाइम पे इंडिया में अराइव हुए थे और उसके बाद से गांधी जी का स्ट्रगल जो था वो हमारे फ्रीडम के लिए वो आपको 1920 से 1947 के बीच में देखने मिल जाएगा। ये जो था ये मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में था। अब एक चीज आप समझिए कि आपको पढ़ना कहां से था, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम से आपने स्टार्ट किया और आप कहां तक आ गए थे 1947 तक। ठीक है, ये एक आउटलाइन आप समझ लीजिए कि कहां से आपको स्टार्ट करना था और कहां पे आपको एंड करना था। ये मॉडर्न हिस्ट्री था। अब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको और क्या पढ़ना है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में 15 से 20 गवर्नर जनरल जो बने हुए हैं, गवर्नर जनरल, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सपोज कि फॉर एन एग्जांपल कि प्रेस एक्ट किसने लेके आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेस एक्ट कौन से गवर्नर ने लेके आया था। और फिर उसके बाद एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से टॉपिक के ऊपर, कि जैसे कि कांग्रेस का सेशन हुआ। आप समझ लीजिए कि कांग्रेस का सेशन कब से स्टैब्लिश हुआ, 1885 से कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 से लेके 1947 तक। तो अब लेकिन सारे सेशन तो आपको याद नहीं रखने, तो आपको पता कैसे चलेगा, तो स्टार्टिंग के समझ लीजिए कि आपको 5 सेशन तो याद रखना है। फिर उसके बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से सेशन इंपॉर्टेंट है। कि सपोज आपने स्टार्टिंग के 5 सेशन याद कर लिया, फिर उसके बाद में 1905, 1906, 1907, फिर 1909 में क्या हुआ था, फिर उसके बाद 1915 में, 1917 में, फिर 1920 के बाद से 5 सेशन और फिर 1924 का सेशन कि इसके अंदर प्रेसिडेंट कौन था। एग्जाम के अंदर ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ये सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो चीज आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग ने देखा, एक ओवरव्यू करेंगे वापस से मॉडर्न हिस्ट्री का, कि हमने कहां से देखा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से देखा था हमने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से 1947 तक। तो हमने ये देखा लैंड रेवेन्यू सिस्टम से 1947 तक। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि 15 टू 20, ये मैं इसकी लिस्ट दे दूंगा कौन कौन से गवर्नर जनरल आपको पढ़ना है, तो 15 से 20 गवर्नर जनरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में हमने और क्या एक चीज डिस्कस किया कि कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे। ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री में। और हम ये जो चैनल पे एमपीएससी इजी लर्निंग पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम टू 1947। ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अगर मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, आपको क्या करना है मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन पढ़ने के लिए, आप सबसे पहले एक रीडिंग करिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, नोट्स मत बनाइए। आप सबसे पहले एक रीडिंग कर लीजिए वो बुक का। जब आप सेकंड रीडिंग करेंगे तो साथ में पीवाईक्यू लीजिए आप, कि मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे गए, तो पीवाईक्यू को देख के और फिर उसके बाद में उसमें आपको हाईलाइट करना है। बुकी के अंदर आप हाईलाइट करते चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप नेक्स्ट रीडिंग करेंगे कि क्या चीज आपको पढ़ना है और क्या एलिमिनेट करना है, क्योंकि वही बुक राज्य सेवा के लिए भी लोग रिफर कर रहे हैं और वही बुक यूपीएससी के लिए भी रिफर कर रहे हैं। तो आपको पूरा तो चीज नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में पूछा जाएगा आपको वही चीज पे खाली फोकस करना है। ये टोटल जो हमारा था ये किसके बारे में था, हाँ, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और कुछ भी बुक रिफर करने की जरूरत नहीं, आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन लीजिए और साथ में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ऐसा चीज है ना कि जो एग्जाम आपको पास करा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर आप जब भी क्वेश्चन कोई भी ईयर का आप रैंडमली पेपर उठा के देखिए, पीवाईक्यू मैक्सिमम रिपीटेशन आपको देखने मिलेगा तो वो हिस्ट्री के अंदर होगा। ऑप्शन रिपीट होगा या तो क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से रिपीट होगा, बस आपको लिंक करने आना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम इतना तो आपको करना ही है, सारे एमपीएससी के पेपर प्री और मेंस के डाउनलोड कर लीजिए। ईयर है 2011 टू 2023, यहां तक के पीवाईक्यू आपको रट्टा होना चाहिए। क्लियर वर्ड्स में मैं आपको सब वापस से कह रहा हूं कि 2011 टू 2023 के पीवाईक्यू रट्टा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे ना आपको रिपीटेशन में ऐसे नहीं तो वैसे कहीं, और अगर चलो रिपीटेशन नहीं भी हो रहे ना तो जो आपने पढ़ा हुआ है ना तो वो पढ़ा हुआ रिवीजन एक तरह से आपका हो जाएगा कि हाँ चलो कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्योंकि बुक के एग्जाम में तो वन लाइनर आने वाला है क्वेश्चन और बुक में कैसे थियरी दी हुई है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना वो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। तो पीवाईक्यू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टोटल था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जहां से हमने देखा कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम से लेकर 1947 तक था। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र हिस्ट्री पे। महाराष्ट्र हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, महाराष्ट्र हिस्ट्री, महाराष्ट्र हिस्ट्री में हम देखेंगे कि 6 to 8 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन हमें पेपर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है कि महाराष्ट्र हिस्ट्री के ऊपर से। अब ये किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक हम आउटलाइन समझ लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस क्या है, एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है महाराष्ट्र हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र हिस्ट्री जब पढ़ रहे तो विदाउट रिफॉर्मर महाराष्ट्र हिस्ट्री इनकम्प्लीट है। तो 20 to 25 सोशल रिफॉर्मर। सेकंड आता है कि जो सोशल रिफॉर्मर है उनके न्यूज़पेपर क्या क्या थे, उनके हमें नाम पता होना चाहिए। थर्ड थिंग जो आती है उनके समाज,
फॉर एन एग्जाम्पल प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। ये समाज किसका था, ये समाज का मोटिव क्या था, ये समाज हमें सिखाना क्या चाहता था, ये तीन चीजें तो बेसिक एक आउटलाइन हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन क्या था महाराष्ट्र का, कंट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र इन फ्रीडम मूवमेंट। ये हम लोग कहां से कहां देखेंगे, इसको तीन फेज में हम लोग डिवाइड कर देंगे। कहां से कहां देखेंगे, 1880 टू 1885, सेकेंड वन 1885 से 1920, एंड थर्ड वन 1920 टू 1947। सेम जैसे आपका मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था ना, मॉडर्न हिस्ट्री में, और वही सेम महाराष्ट्र का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर फ्रॉम 1880 टू 1947। ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अब जैसे कुछ मोमेंट्स आ गए थे, लेबर मूवमेंट था, फिर सेकंड फैक्ट्री एक्ट, दलित मूवमेंट, नेक्स्ट वन इज, अब इसमें दलित मूवमेंट के बाद हम देखेंगे कि प्री अंबेडकर का दो थे, प्री अंबेडकर मूवमेंट एंड फिफ्थ वन इज पोस्ट अंबेडकर मूवमेंट। आफ्टर पोस्ट अंबेडकर मूवमेंट वी विल सी अबाउट वुमेन्स। तो वुमेन्स के क्या थे, वुमेन वुमेन लिबरेशन मूवमेंट, और फिर उसके बाद वुमेन लिबरेशन मूवमेंट के बाद में क्या चालू हुआ था, ट्राइबल मूवमेंट। अब ये ट्राइबल मूवमेंट में हमने बहुत सारे फिर फीमेल्स जो थी महाराष्ट्र में, जो फीमेल्स ने कंट्रीब्यूशन किया था उनके लिस्ट है, 10-15 नाम है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, तड़खड़कर सिस्टर पंडिता रमाबाई, डॉक्टर आनंदीबाई जोशी, ताराबाई शिंदे एंड तारकबाई मोदक। ये जो वुमेन्स है, और बहुत सारी लिस्ट है, धीरे धीरे करके हम एक एक करके जब हिस्ट्री का वीडियो कंडक्ट करेंगे तो उसके अंदर सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। महाराष्ट्र हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो आप ये बुक से पढ़ सकते हो। मैंने जो भी सिलेबस आपको बताया है विद पीवाईक्यू, सारी चीजें ये बुक में मेंशन है। अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, हम इस पे डेली या वीकली एमसीक्यू क्विज फॉर्म में डालते रहते हैं, तो आप वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ये बुक का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप ये नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है तो आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हो। जो भी आपका डाउट्स रहेगा हम लोग 100% आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा कि हिस्ट्री भी दो पार्ट में डिवाइड है, महाराष्ट्र का स्पेसिफिक हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। सेम ऐसे ही ज्योग्राफी में भी हम देखेंगे, ज्योग्राफी भी 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का ज्योग्राफी आता है। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक महाराष्ट्र का स्पेसिफिक ज्योग्राफी और दूसरा है इंडिया का ज्योग्राफी। जो महाराष्ट्र का स्पेसिफिक ज्योग्राफी है वो 80 to 90% फैक्चुअल डेटा पे बेस्ड है। अगर आपको फैक्चुअल डेटा अच्छे से याद है, याद छोड़ो रट्टा समझ लीजिए आप, अगर आपको फैक्चुअल डेटा रट्टा है तो इजीली आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और आप सोचो कि एलिमिनेशन मेथड या ये मेथड कोई उसमें काम नहीं आएगा, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है। डायरेक्टली आपको पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो महाराष्ट्र ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम क्लियर करने के लिए, और फैक्चुअल बेस्ड वाला क्वेश्चन है तो आप इजीली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो अगर इंडिया का सेम एज इट इज जैसे हिस्ट्री का था, वेरिएबल है, 5 to 8 क्वेश्चन आपको इंडिया से देखने मिल सकता है, और सेम एज इट इज 5 to 8 क्वेश्चन महाराष्ट्र ज्योग्राफी से देखने मिल सकता है आपको। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं महाराष्ट्र ज्योग्राफी के टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको एक लाइन से कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है। महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए हमने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके आप ये प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। उसके अंदर हमारा पॉलिटिकल फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वो हमने खत्म कर दिया। अभी हमारा जो उसमें नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो है रिवर।
और थर्ड चैप्टर है इसका महाराष्ट्र ज्योग्राफी का मिनरल्स। फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर है इसका एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेस। फिफ्थ चैप्टर है सॉइल इन महाराष्ट्र। सिक्स चैप्टर है माउंटेन, घाट, केव्स, प्लेटू। सेवन चैप्टर है हिल स्टेशन। नेक्स्ट चैप्टर डिस्ट्रिक्ट एंड बॉर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसस। टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीड। वाटरफॉल इन महाराष्ट्र। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। रेनफॉल। सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ। जैसे मैंने आपको महाराष्ट्र हिस्ट्री की बुक बताई थी कि आपको महाराष्ट्र हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है, वैसे ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए आप ये बुक पढ़िए। इसके अंदर फैक्चुअल डेटा प्रॉपरली गिवन है और अपडेटेड है, विथ पीवाईक्यू मार्क है। जहां जहां पे आपको पीवाईक्यू की जरूरत है वहां वहां पे पीवाईक्यू मार्क्ड है। अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो आप ये नंबर पे ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इस पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक चीज समझने की जरूरत है कि आपको अगर महाराष्ट्र ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको पास होना क्या क्या चाहिए। तो आपके पास में ये बुक होना चाहिए, प्लस साथ में पीवाईक्यू। जैसे मैंने हिस्ट्री के अंदर आपको बताया था, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ 2011 से लेके 2023 तक। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और मेंशन करना चाहूंगा कि क्लास, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या हमें क्लास लगाना जरूरी है क्या। तो मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा, मैं क्लास के अगेंस्ट हूँ। देखिए आप अगर क्लासेस में बड़ा अमाउंट भरोगे 40-50,000, अब क्लासेस लगाने में क्या होगा कि सारी सारी चीजें आपको सेग्रीगेटेड करके एक जगह पे मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास में बुक लिस्ट प्रॉपरली है, प्रॉपर बुक लिस्ट है आपके पास में, और आप प्रॉपर अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको क्लास लगाने की जरूरत है। इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट और इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको देखने मिल जाएंगे और ये होगा 5 to 8 मार्क्स। अब इंडिया ज्योग्राफी में कैसा है कि सिलेबस बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सिलेबस क्या है, पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो इसके लिए इंडिया ज्योग्राफी में आप अपने हिसाब से पीवाईक्यू देख के एनालिसिस करिए और आप अपने हिसाब से उसको टॉपिक सेग्रीगेटेड कर लीजिए कि मुझे किस किस टॉपिक पे कितने कितने क्वेश्चन आए और किस किस टॉपिक पे मुझे कितना फोकस करना है। और फिर इसके साथ में ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे तो ईएसएम भी आपको देखना है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत जगह काम आता है, ये ज्योग्राफी में भी काम आता है, इकोनॉमिक्स में भी काम आता है, करंट अफेयर के लिए भी काम आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब जैसे कि आप एक ओवरव्यू देख लीजिए कि ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में आपको आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए आपको बुक बता दिया, वो बुक आपको रिफर करना है। इंडिया ज्योग्राफी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक बुक रिफर कर सकते हो। और फिर उसके बाद में पीवाईक्यू 2011 से लेकर 2020-23 तक पीवाईक्यू होना आपके पास बहुत जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैं पर्सनली अपना गेम चेंजिंग सब्जेक्ट मानता हूँ। करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम पास भी करा सकता है और ये एग्जाम फेल भी करा सकता है। मोस्ट ऑफ द क्या, 90% स्टूडेंट, इवन मैंने भी यही गलती की है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने भी यही गलती की है। मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती मत करो, करंट अफेयर को आप एक सब्जेक्ट कंसिडर करके आगे बढ़ो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर को सब्जेक्ट ही नहीं कंसिडर करते। उनका मेन फोकस क्या होता है कि महाराष्ट्र हिस्ट्री पढ़ लिया हमने, महाराष्ट्र ज्योग्राफी पढ़ लिया, या जीएस के सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया। वो दो सब्जेक्ट बहुत अवॉइड करते हैं, मैंने ये पर्सनली नोटिस किया है कि एक सब्जेक्ट है करंट अफेयर, दूसरा है ये मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी वो सॉल्व नहीं करते, वो बोलते हैं कि हमें आता है हमें आता है, और लास्ट में प्रॉब्लम हो जाता है कि प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैथमेटिक्स आपको, क्योंकि आप एक चीज समझिए कि आपके पास टाइम कितना है। आप समझिए कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना और आपके पास टाइम कितना है, 60 मिनट। 60 मिनट है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। ये ग्रुप बी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। अगर आप इसको समझोगे ये पैटर्न को ना, जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी इसके अंदर ये एग्जाम के अंदर चाहिए। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि करंट अफेयर को एज अ सब्जेक्ट आप ट्रीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। अब लोग क्या करते हैं, इसको सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते। और मोस्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है ना करंट अफेयर में स्टूडेंट्स के साथ में, कि वो यूपीएससी की मैगजीन पढ़ना चालू कर देते हैं। अरे यूपीएससी का सिलेबस अलग है आपका, पर्सनली आप देखोगे आप क्या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप तलाटी की अगर प्रिपरेशन करो और यूपीएससी का करंट अफेयर रिफर कर रहे हो तो वो वर्थ ही नहीं है ना।
मतलब आप बिना मतलब का अपना टाइम डाल रहे हो उसके अंदर, और ये वन लाइनर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपको। और इस अब देखिए, पहले कैसा था कि पहले 1 साल का करंट अफेयर पूछा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या पैटर्न चेंज होगा कि आपको 2 साल का, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो और लेकिन आप एक ये गलती करते हो, मैं आपको पर्सनली, इवन आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना कि कहीं से भी कोई भी पीडीएफ फ्री में मिल जाता है ना, उस पर ट्रस्ट मत करिए आप अगर इजीली आप सोचते हो कि फ्री में मुझे ये पीडीएफ मिल गया, ये क्लासेस का पीडीएफ मिल गया, या मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बता दिया कि मुझे ये सोर्स रिफर करना है, लास्ट ईयर इसमें से 2 क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आया था, मत, प्लीज। जरूरी नहीं कि लास्ट ईयर आया था तो ये साल भी आएगा। आप खुद एनालिसिस करिए, आप खुद चेक करिए कि लास्ट के 5 साल में किस टाइप के करंट अफेयर पूछे, क्या क्या टॉपिक से करंट अफेयर पूछते। वैसी अगर रेलिवेंट कोई मैगजीन है तो आप वो करंट अफेयर के लिए पढ़ सकते हो, वरना आप कोई भी मैगजीन उठा के कुछ भी मत पढ़िए। आप उसमें अपना टाइम भी डाल रहे, एनर्जी भी डाल रहे, और एंड में अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो मैं, हमारा चैनल भी है एमपीएससी इजी लर्निंग, एमपीएससी इजी लर्निंग, उस पे सबीरा मैडम ने 2022 का करंट अफेयर कवर किया हुआ है पूरा ईयर का, और फिर उसके बाद में अभी 23 का फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टू अप्रैल, इसका भी वीडियो है। अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की, उसमें आपको मिल जाएगा। और जून से आपको डेली करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, डेली आपका करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है। आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। आपको मैगजीन अगर नहीं परचेस करनी है कोई भी क्लासेस की, तो आप अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। अब दो ही ऑप्शन आता है आपको करंट अफेयर पढ़ने का, या तो आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो और उसको न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में उसको आप अपना नोट्स बनाइए, या तो फिर कोई आप वीडियो देखिए डेली जो एमपीएससी से रिलेटेड हो। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ऐसा वीडियो आप देखिए कि जो एमपीएससी एग्जाम को कवर करता हो। दूसरे एग्जाम का करंट अफेयर आप सीजीएल का देखोगे, सीजीएल का डिमांड अलग है, यूपीएससी का देखोगे आप, यूपीएससी का डिमांड अलग है, एमपीएससी का डिमांड अलग है। तो आप ऐसा वीडियो आप देखिए कि जो एमपीएससी से रेलेवेंट हो। अगर आप बुक की बात करोगे करंट अफेयर के लिए, तो मैं आपको ये मैगजीन सजेस्ट करूंगा करंट अफेयर के लिए। ये मैगजीन आप ले सकते हो, और इसमें ये मैगजीन आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लास्ट में 2022 और 2023 में जितने भी एग्जाम हुए, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस ये करंट अफेयर के मैगजीन से टैकल हुए। तो मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूंगा, अगर कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है ना, तो एक ईयर बुक खरीदो और डेली उसको 30 मिनट, आप जीएस के तो जो 2-3 स्लॉट बनाते हो ठीक है, वो आप अपना जीएस का सब्जेक्ट का पढ़ाई करो, लेकिन रात में आप सोने के पहले 30 मिनट अपने ये इसको दीजिए आप करंट अफेयर को। अगर आपको एग्जाम पास होना है तो सीए को आप सीरियस लो, सीए आपको सीरियस लेगा, फिर दोनों पास हो जाओगे एग्जाम। अगर आपने सीए को टाइम पास लिया तो फिर आपका नाम आना मेरिट में बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये करंट अफेयर की बुक ऑर्डर करनी है, परचेस करना है, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश मीडियम के लिए एमपीएससी इजी लर्निंग। इकोनॉमिक्स भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैक्सिमम लोग आप देखोगे ना, पहले समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स 15 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। अब आपको समझना है कि इकोनॉमिक्स में कभी कभी आप देखोगे ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते। आपको देखोगे तो 8 से 9 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे एमपीएससी एडवांस लेवल पे जाते जा रहा है। टोटल 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। अब हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक क्या क्या हमें पढ़ना है। इकोनॉमिक्स का हमारा सबसे पहला टॉपिक है नेशनल इनकम। हमारा सेकंड टॉपिक है इकोनॉमिक पॉलिसी। बैंकिंग, करेंसी या फिर मनी, टैक्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। ये सारे टॉपिक्स के नाम है। अगर आपको ये पढ़ना कहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ना कहाँ से है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यूट्यूब से ये सारे, जैसे मैंने जो टॉपिक्स लिख के दिए है ना आपको, आप यूट्यूब पे एक करके नाम डालिए और सारे कंटेंट अभी फ्री में अवेलेबल है। या फिर आप कोई भी पीडीएफ नेट से डाउनलोड करके ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। बहुत सिंपल, देखो चीजों को जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा। आपको जैसे कि 10 टॉपिक पता चल गया, अब इसमें कुछ एडिशन भी हो सकता है, ये आपके अकॉर्डिंग आप एडिशन करिए। मैंने बेसिक 10 टॉपिक आपको बता दिया कि मिनिमम ये पढ़ना है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम तो ये आपको पढ़ना है। अब एक चीज आप समझिए कि अगर और आपको टॉपिक चाहिए तो आप क्या करोगे, तो अपने पास एक एक रेफरेंस होना चाहिए। तो रेफरेंस वो क्या है हमारे पास में, वो है पीवाईक्यू।
पीवाईक्यू देख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही हमें समझ में आता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक टॉपिक के कितना डेप्थ में जाना है। अब जैसे पॉवर्टी है तो पॉवर्टी बहुत बड़ा टॉपिक है, पॉवर्टी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे एग्जाम में कितना हमें पढ़ना है, तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप पीवाईक्यू देखोगे। पीवाईक्यू को देखो, मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए आप पीवाईक्यू छोड़ सकते हो, लेकिन जैसे कि करंट अफेयर रिपीट नहीं होते तो उसमें हाँ, लेकिन करंट अफेयर किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है ये हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ये हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। तो सेम एज इकोनॉमिक्स के लिए भी, और इकोनॉमिक्स के रिपीट होते हैं, रेयर होते हैं, लाइक कि 5 to 10%। मैं अगर बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स के कितने परसेंट क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस है, तो 5 to 10%। मैक्सिमम चांसेस किसके हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के, महाराष्ट्र ज्योग्राफी, महाराष्ट्र हिस्ट्री के लिए। लेकिन जैसे कि आपको टॉपिक पता चल गया, आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपको कहीं से भी कोई भी सोर्स आप इकोनॉमिक्स के लिए रिफर कर सकते हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आप बेसिक बुक बोलोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि 11th और 12th की बुक, 11th एंड 12th की बुक, ये आप चाहे स्टेट बोर्ड भी आप देख सकते हो या एनसीईआरटी की बुक भी आप पढ़ सकते हो, वहां से आपका बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो 11th और 12th के, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ो चाहे स्टेट बोर्ड पढ़ो, वहां से 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का टोटल यही है जो मैंने आपको बताया, यही से आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है ना, तो उसके पहले आप लिस्ट बना लीजिए कि कितने कितने टॉपिक्स है उसके, और वो एक एक करके आपको टॉपिक खत्म करना। वो कैसे खत्म करते हो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैथ्स रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स। ठीक है, अब इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है कि लाइक टॉपिक्स क्या क्या आते हैं एप्टी और रीजनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस स्टार्ट करेंगे रीजनिंग से। रीजनिंग के टॉपिक्स क्या है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसका कोडिंग डिकोडिंग है। सेकंड टॉपिक है इसका ब्लड रिलेशन। थर्ड टॉपिक है इसका कैलेंडर क्लॉक। फोर्थ टॉपिक है इसका डायरेक्शन। फिफ्थ टॉपिक है इसका डायग्राम, पेपर फोल्ड। सिक्स टॉपिक इसका पजल, सिटिंग अरेंजमेंट जिसको आप कह सकते हो। और कभी कभी ये पूछ लिया तो काउंटिंग फिगर्स। और एक इसमें और ऐड करना है सिलोगिज्म। ठीक है, ये रीजनिंग के टॉपिक है। पढ़ना कहां से, यूट्यूब पे अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। आप खुद, आपको चाहिए तो आप एनालिसिस करिए कि क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें से मैक्सिमम आपको देखने मिलेगा ब्लड रिलेशन, कैलेंडर क्लॉक, डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म। बाकी ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर दिया है कि कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन देखे गए हैं, तो ये मैंने 8 से 10 टॉपिक आपको बता दिया है। आप ये रीजनिंग के लिए टॉपिक रिफर कर सकते हैं। और यूट्यूब पे तो अनलिमिटेड सोर्स अवेलेबल है फ्री में, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो आपको उसमें कोई डाउट ही नहीं आएगा, आप वहां से इजीली कर सकते हो। और बहुत ज्यादा आपका अगर मैथमेटिक्स वीक है तो बहुत सारे कोर्स और क्लास भी अवेलेबल है, जो कि बहुत कम प्राइस में, रीजनेबल रेट पे 2000-3000 में आपको कोर्स प्रोवाइड कर देते हो, तो आप वहां पर भी देख सकते हो। अब एफटी के क्या क्या टॉपिक है, तो एफटी के ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एफटी तो बहुत वास्ट है, जितना करो उतना कम है, ये ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स और रीजनिंग। और आप खुद एक चीज समझिए कि 60 ही मिनट्स है आपके पास में, 60 मिनट है। और मैथमेटिक्स रीजनिंग अगर सही बताऊं ना, तो 8 से 10 मार्क की उम्मीद रखिए इसमें, इसके ऊपर नहीं, ये हकीकत है। बाकी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट टैलेंटेड स्टूडेंट हो, तो फिर आप तो 15/15 भी स्कोर कर सकते हो, वो अपनी जगह पे। अब इसमें जैसे कि हम देखते हैं कि इसका टॉपिक क्या क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज, सेकेंड टॉपिक है इसका एवरेज, थर्ड वन है रेशियो, फोर्थ वन है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फिफ्थ वन है इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ये 5 टॉपिक तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है, 5 टॉपिक तो मिनिमम आपको पढ़ना ही है। अब ये सेम जैसे मैंने आपको रीजनिंग के लिए बताया, मैथमेटिक्स में एफटी के लिए भी आपको बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल फ्री में है। और जो चीज देखिए, एज अ एस्पिरेंट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक हो सके तब तक फ्री में, अगर कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बुक के लिए नहीं मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन अगर यूट्यूब पे आपको अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं जिन्होंने फ्री में पूरी सीरीज अवेलेबल करा के दी है, तो अगर अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है और एग्जाम से रिलेवेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट होना चाहिए वो सारी चीजें, तो आप वो सोर्स आप रिफर कर सकते हो। पॉलिटी में अभी तक कैसा था ना कि 10 क्वेश्चन पूछते थे 10 मार्क के लिए, लेकिन अभी लास्ट ईयर देखा गया 2023 में, जब फर्स्ट टाइम ग्रुप बी और ग्रुप सी का एग्जाम साथ में लिया गया ना, तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन के वेटेज बढ़ा दिए, 15 क्वेश्चन कर दिया। अब क्या नेक्स्ट ईयर भी 2024 में भी सेम रहेगा, तो कांट से।
तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सिलेबस पे वर्क करना है। तो अब पॉलिटी का सिलेबस आप जैसे चेक करोगे और पॉलिटी की बुक की बात करोगे तो एम लक्ष्मीकांत, सबको पता है ये चीज। हमें कौन सी बुक पढ़नी है, तो एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है। अब उसमें चैप्टर देखोगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के चैप्टर मिल जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के चैप्टर मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में देखोगे तो स्टार्टिंग में 8 to 10 चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो आपको पढ़ना है। तो पॉलिटी का ये ओवरव्यू है। इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि आपको लक्ष्मीकांत बार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और साथ में पीवाईक्यू। पॉलिटी में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आपको ये चीज समझ में आएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आपने तो जो पढ़ा हुआ है वो आपने थियरी टाइप में पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको एग्जाम तो थियरी में देना नहीं है, लिखना तो है नहीं, आपको वन लाइनर में आपको एग्जाम देना है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितने डेप्थ में आते हैं ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट वे है 2011 टू 2023, ये सारे पीवाईक्यू आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद भी आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे हमें कभी भी कॉल या मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। आप साइंस में भी आप देखोगे ना तो 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, लेकिन ये सब्जेक्ट किसी किसी को बहुत डिफिकल्ट लगता है, किसी किसी को बहुत इजी लगता है। सुनने में तो इजी है, बट रियलिटी ये सब्जेक्ट कैसा है ना, कि आप डिपेंड करते हैं कि आप जिस टाइम पे एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे वो लेवल क्या होगा साइंस का, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल थिंग है ये। इसके अंदर क्या क्या आएगा, बायोलॉजी आएगा आपका, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री। बायोलॉजी के ऊपर वेटेज ज्यादा है इनका, फिजिक्स के ऊपर कम है, और केमिस्ट्री के ऊपर भी फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम है। अब कितना डेप्थ में आएगा तो ये तो प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम लोग कुछ देखते हैं इसमें, मतलब जैसे फिजिक्स, अब फिजिक्स के ऊपर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, या इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोल लीजिए वो क्या क्या आता है। जैसे प्रीवियस ईयर मैंने क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे एंड पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैंने अभी तक भी जितना इन्फॉर्मेशन बताया वो पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद ही बताया। तो आप सबसे पहले फिजिक्स का टॉपिक क्या देखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड इसका टॉपिक है जो लाइट। थर्ड टॉपिक है इसका साउंड। फोर्थ वन है मोशन एंड इट्स टाइप्स। फिफ्थ वन इसका मेजरमेंट। सिक्स्थ वन लॉ ऑफ मोशन। और सेवेंथ टॉपिक इसका है ग्रेविटेशन। और एट्थ टॉपिक इसका है वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स है। ये तो आपको फिजिक्स के लिए पढ़ना ही पढ़ना है। अब कहां से पढ़ना है, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 6 to 10 स्टैंडर्ड, आप ये स्टेट बोर्ड 6 to 10 स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड आप उठा के वर्ड टू वर्ड अच्छे से विथ कॉन्सेप्ट क्लियर आप पढ़ लीजिए, इजीली हेल्प हो जाएगा। और ये टॉपिक्स आप देखिए उसके अंदर, और ये टॉपिक्स देखने के बाद आप पीवाईक्यू देखिए कि पीवाईक्यू में किस टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे गए फिजिक्स में। हाँ, अब एक चीज और समझना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस के अराउंड आता है एग्जाम में, मैक्सिमम 2 3 4 बोल नहीं सकते, इसका रेशियो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है ये। अब केमिस्ट्री में चैप्टर्स देखते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर। सेकंड चैप्टर कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। थर्ड चैप्टर कौन सा, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। और फोर्थ चैप्टर कौन सा है इसका, पीरियोडिक टेबल। फिफ्थ चैप्टर एसिड बेस। और सिक्स केमिकल रिएक्शन। ये मैंने कुछ चैप्टर फिल्टर किए हुए, आप ये चैप्टर्स देख सकते हैं, मैंने पीवाईक्यू देख के फिल्टर किया हुआ। अगर आप चाहिए तो इसमें कुछ एडिशन आप कर सकते हैं। और सेम केमिस्ट्री के लिए भी आपको क्या रिफर करना है, 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड। और अगर आप स्टैंडर्ड बुक बोलोगे तो स्टैंडर्ड बुक मैं आपको सचिन भस्के सर की रिफर करना चाहूंगा। सचिन भस्के सर की बुक अगर आपने एक बार स्टेट बोर्ड पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप सचिन भस्के सर की बुक रिफर करिए, उसके अंदर सिस्टमेटिक दिया हुआ है, इजी पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए सचिन भस्के सर की बुक में से। बायोलॉजी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब ये समझने के लिए समझ लीजिए कि आपको 5 to 8 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर, वेरिएबल है, फिक्स नहीं है। अब बायोलॉजी में आपको दो चीज तो पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल।
ठीक है, और दोनों बहुत बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसके बाद अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टॉपिक पे मत जाइए, आप 6 to 10 स्टैंडर्ड स्टेट, और अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो 11 स्टैंडर्ड एंड 12 स्टैंडर्ड बायो। मैक्सिमम अगर आपको स्कोर करना है तो ये बायोलॉजी का 11 12 का भी आप बुक देख लीजिए या फिर एनसीईआरटी। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितने मैक्सिमम मार्क्स, कितने मार्क्स स्कोर करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपको मार्क्स स्कोर करना है उतना बायोलॉजी में आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। लास्ट में आपको यही कंक्लूड करना चाहूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, अब उसमें ना वो सब्जेक्ट की आपके पास बुक होना चाहिए, प्लस वो सब्जेक्ट का पीवाईक्यू होना चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास में अवेलेबल है तो जरूरी नहीं है कि आप बिना क्लास के एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। अगर आपके पास में सही बुक है, बुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना बुक के आप कुछ भी रैंडम थिंग्स अगर आप पढ़ोगे तो उसका वर्थ नहीं है। अगर आप राइट बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें आपका टाइम भी सेव होगा और उसके बाद में पीवाईक्यू, ये दोनों अगर आपके पास में है तो इसका एंड रिजल्ट आप समझ लीजिए यही होगा, सक्सेस। एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं, आपने एमपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए, तो हमने ये वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। या फिर आप पढ़ रहे हैं और आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए भी ये वीडियो हमने प्रॉपरली बनाया हुआ है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप ये हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।